नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में और उनके भारत के विषय में। तो क्या सोच थी उनकी, भारत के बारे में क्या सोचते थे, कैसा भारत बनाना चाहते थे, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को जय भीम और हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो सेना में सूबेदार थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब का विवाह 8 वर्ष की उम्र में हनुमाबाई से हुआ था, जिनका निधन 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और बाबा साहब लंबे समय तक कार्य करने के कारण कई रोगों से ग्रसित हो गए, जिनका इलाज एक महिला डॉक्टर कर रही थी, जिनका नाम था शारदा कबीर, या जिन्हें सविता अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने बाद में उनसे विवाह किया। तो ये बाबा साहब के बारे में परिचय था। अब हम बाबा साहब की अगर शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब की प्रारंभिक शिक्षा एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से हुई थी। एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, फिर उसके बाद उन्होंने लंदन इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इन सारे कॉलेजों से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब को 9 भाषाओं से अधिक का ज्ञान था। बाबा साहब के पास 32 से अधिक डिग्रियाँ थीं। बाबा साहब के पास एमए विषय में यानी मास्टर ऑफ आर्ट विषय की अगर हम बात करें तो मास्टर की डिग्री बाबा साहब के पास 54 से अधिक विषयों में थी। 4 विषय में बाबा साहब के पास पीएचडी थी। बाबा साहब के पास डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री थी, जो भारत में 2 ही 3 लोगों के पास बाद में अब तक भी हो पाई है। तो इतनी शिक्षा बाबा साहब ने ग्रहण की। अब हम बाबा साहब की बात करें कि बाबा साहब के जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो बाबा साहब ने 1920 में मराठी में मूकनायक नामक एक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र बाबा साहब ने शुरुआत की थी। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र बाबा साहब ने निकाला। बाबा साहब के द्वारा चलाए गए संगठनों की अगर हम बात करें तो बाबा साहब ने, इसके पहले हम बात कर लेते हैं बाबा साहब की पुस्तकों की। बहुत सारे पुस्तकें बाबा साहब ने लिखी। तो बाबा साहब ने लिखा थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर बाबा साहब का क्या विचार था उन्होंने लिखा। बाबा साहब ने लिखा दी अनटचेबल यानी अस्पर्श लोगों की बात के बारे में बाबा साहब ने लिखा। गांधी एंड गांधीज्म यानी गांधी और उनका गांधीवाद, इस पर बाबा साहब ने पुस्तक लिखी। बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक लिखी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक, जिसपे आरबीआई का स्ट्रक्चर आपका खड़ा है, बाबा साहब की ही पुस्तक है। रानाडे पर बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी। गांधी एंड जिन्ना, इस पर भी बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी। क्या थे उनके संबंध, क्या थे, कैसी सारी चीज़ें थी, वो लिखा उन्होंने। द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इस पर भी बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये बाबा साहब की पुस्तकें थी। अब हम बात कर लेते हैं बाबा साहब के द्वारा चलाए गए संगठनों की। बाबा साहब ने द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना बाबा साहब ने 1920 में की थी। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी, ये बात याद रखिएगा। समाज समता संघ की स्थापना बाबा साहब ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बाबा साहब ने की थी। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना बाबा साहब ने 1942 में की थी। तो ये संगठन थे, इनकी स्थापना बाबा साहब ने की थी, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। तो बाबा साहब के प्रमुख कार्यों के बारे में देख लेते हैं। बाबा साहब ने, आज बहुत सारे लोग केवल उन्हें दलितों का नेता मानते हैं, ये। अब हम बात करते हैं बाबा साहब ने क्या किया, किसके लिए। तो बाबा साहब ने सभी के लिए क्या किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। एक लंबे समय तक उनका योगदान रहा इसमें, जिसमें सभी के बारे में, सभी के अधिकारों के बारे में लिखा गया। बाबा साहब ने सभी को वोट का अधिकार दिया।
क्योंकि वोट का अधिकार शुरुआत में नहीं था। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था या जिसके पास संपत्ति होती थी उसी के पास वोट का अधिकार होता था, यानी जो सरकार को टैक्स चुका सकता था या जिसके पास शिक्षा थी वही व्यक्ति वोट दे सकता था। 8 घंटे कार्य अवधि यानी वर्किंग टाइम जो है, इसको 8 घंटे बाबा साहब ने ही अपने प्रयास से करवाया। रविवार का अवकाश जो हम संडे की छुट्टी लेते हैं गर्व से, ये भी बाबा साहब की ही देन है। हिंदू कोड बिल क्या है, अभी आगे महिलाओं के बारे में बताएंगे तो समझाएंगे। शिक्षा, तो बाबा साहब ने शिक्षा पर विशेष बल दिया, क्योंकि बाबा साहब का कहना था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो वास्तव में दोस्तों शिक्षा ऐसा अस्त्र है जिसे बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी दीवार को हम गिरा सकते हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, आइए देखते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। यानी उन्होंने कहा कि अगर हमें तरक्की मापनी है किसी समाज की, तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर महिलाएं किस मुकाम पर पहुँची हैं, महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ये बात बाबा साहब का कथन है, उन्होंने कहा था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया था महिलाओं के लिए। क्या था हिंदू कोड बिल में? तो दोस्तों हमारे यहाँ पहले व्यवस्थाएं चली आती थी, बहुपति विवाह, यानी एक महिला के बहुत सारे पति होते थे, या बहुपत्नी विवाह जिसमें क्या है, एक ही पुरुष की हिंदू धर्म में कई पत्नियां होती थी, जिसमें बाबा साहब ने उल्लेख किया कि इसमें महिलाओं का अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। यदि कोई किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है और तो महिला को संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। पुत्र न होने की दशा में महिला की लड़की को भी अधिकार नहीं मिलता था, उसकी पुत्री है तो उसको भी अधिकार नहीं मिलता था। यहाँ तक कि गोद लेने का अधिकार तक नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। विधवा विवाह का अधिकार नहीं था, यानी आप दोबारा विवाह भी नहीं कर सकते, संपत्ति से जो है बाहर कर दिया जाता था। मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव होती है, मातृत्व अवकाश होता है। सभी महिलाएं अपने प्रसव के दौरान अवकाश लेती हैं और विद पे यानी भुगतान के साथ अब तो अधिक ये मिलता है। तो इसके बारे में भी बाबा साहब ने ये अधिकार दिया। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन यानी समानता का अधिकार, महिला पुरुष को समान, जिसका आर्टिकल 39 में उल्लेख किया गया है नीति तत्वों में कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समानता का अधिकार महिलाओं को हर क्षेत्र में दिया गया, यानी कहा गया कि महिला पुरुष सभी समान हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे जा सकते हैं। तो सारे क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार दिए गए। इसके अलावा बाबा साहब ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। अभी आपके सामने हमने पढ़ा, तो महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया। कई बार बाबा साहब ने कहा कि अगर आप अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी घर की महिलाओं को शिक्षित करें, जिससे वो अपने आप को नीचा ना समझे, अपने आप को कम ना समझे। अब उसके बाद हम बात करते हैं दलितों के बारे में। बाबा साहब के भी क्या विचार थे, उन्होंने क्या किया दलितों के बारे में। महार सत्याग्रह, दोस्तों महार सत्याग्रह एक जल आंदोलन था, पानी के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें क्या था कि तालाब से सभी को पानी पीने का अधिकार था, चाहे कोई भी जानवर हो, चिड़िया हो या कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो चौहदार तालाब था, वहीं से जो है बाबा साहब ने पानी पिया और वहीं से शुरुआत की। और दोस्तों क्योंकि बॉम्बे विधानमंडल में एक प्रस्ताव आया था जो पास हुआ था कि सभी को सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार होगा, और इसको बॉम्बे नगर निगम ने भी पारित कर दिया था, लेकिन वहाँ के जो सवर्ण जातियाँ थी, जो हिंदू थे, वो इस बात का विरोध कर रहे थे। अब हम बात करें कालाराम मंदिर आंदोलन। तो दोस्तों लगातार जो है मंदिर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के दलित, जिसमें बाबा साहब को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और मंदिर में प्रवेश करवाइए। बाबा साहब ने
कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, जिस पे उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें बहुत सारे वहाँ के जो महार थे वो उनको चोट भी लगी। इसके अलावा बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया। दोस्तों, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था हिंदू धर्म का जिसमें कहा गया था कि शूद्रों और महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है। शूद्रों को अच्छी बात सुनने का अधिकार नहीं, अगर सुन लेते तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बाबा साहब ने मनुस्मृति का 1927 में दहन किया था। दोस्तों, बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए साइमन कमीशन का 1927 में स्वागत किया था। क्यों स्वागत किया था? क्योंकि आपका जो आया था चेम्सफोर्ड सुधार आया था। चेम्सफोर्ड सुधार जो है, चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ था कि उसका क्या परिवर्तन हुआ है, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसी के समीक्षा के लिए एक आयोग आया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है, जिसका बाबा साहब ने बम्बई में स्वागत किया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि इसमें सभी अंग्रेज हैं जो भारतीयों के लिए नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का वही मानना था कि हम अपनी बात अंग्रेज़ों के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हिंदू समाज के लोग पहले ही भी हमारी नहीं सुनते थे, आज भी हमारी नहीं सुनते हैं। बाबा साहब ने दलित उत्थान के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसी का परिणाम था 16 अगस्त 1932 को तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी सांप्रदायिक पंचाट दिया गया, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई, जिसका विरोध किया गांधी जी ने। और यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे जब उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ा तो बाबा साहब पर दबाव पड़ा, जिसमें हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किया, यानी पूना समझौता किया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बाबा साहब ने शिक्षा पर, दलित शिक्षा पर विशेष फोकस किया। क्यों? क्योंकि वो उनका मानना था कि जितना दलित पढ़े लिखे होंगे उतना ही अच्छी सोच होगी, उतना ही अपने बारे में वो सोचेंगे, उतना ही उनका सम्मान बढ़ता जाएगा। बाबा साहब ने कहा, आप ऐसे कर्मों से दूर हो जाएं जो आपको नीचा बनाते हो, जो आपको अछूत बनाते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों अन्य बातों की बाबा साहब से संबंधित। तो बाबा साहब के कैसा भारत बनाना चाहते थे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता के पक्षधर थे। वे ऐसे भारत की संकल्पना रखते थे जिसमें सभी को समानता एवं समता का अधिकार हो। तो सभी को समानता एवं समता का अधिकार हो। ऐसे ग्रंथ जो महिला एवं शूद्रों को अधिकारों से वंचित करते थे, उन्हीं ग्रंथों में से एक मनुस्मृति का 1927 में दहन किया था। प्रकृति के सभी साधनों पर सभी का समान अधिकार है, इसी विचार से महान सत्याग्रह किया था बाबा साहब ने कि जल हो या वायु हो या सूर्य की रोशनी हो, सभी पर, प्रकृति जब किसी पर भेदभाव नहीं कर सकती तो आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। लोगों के अनुरोध पर कालाराम मंदिर आंदोलन भी किया था बाबा साहब ने, जहां पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। बाबा साहब ने महिला शिक्षा एवं दलित उत्थान पर विशेष बल दिया। उनका कथन था कि मैं समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि महिलाओं ने कितनी तरक्की हासिल की है। पहले ही मैंने महिलाओं के संदर्भ में आपको बताया। दलित उत्थान पर बल देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि यदि मेरे हित और देश हित में किसी एक को चुनना हो तो मैं देश हित चुनूंगा, लेकिन दलितों के हित और देश के हित को चुनना हो तो मैं दलितों का हित चुनूंगा। तो दोस्तों, ये बाबा साहब के विचार थे। अपितु सर्वविदित है, सभी को पता है कि बाबा साहब के प्रयासों का फल है जो आज महिलाएं सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सभी क्षेत्रों में आसीन हैं। दोस्तों, अगर महिलाओं को देखा जाए, नासा जैसे अंतरिक्ष एजेंसी में महिलाएं कार्य करती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी पदों पर लगभग महिलाएं पहुंच गई हैं। तो दोस्तों,
ये बाबा साहब की दूरदर्शी सोच थी, जिसके बदौलत ही आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।